माय चैनल बिंदास मानिनी व्यूअर्स। मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हमारे वीडियोस में आपने हमें जो प्यार दिया, जो विश्वास दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के हमारे शो में हम फिर आए हैं मुद्दे की बात शारदा के साथ में, जिसमें हम चर्चा करेंगे और विषय होगा महिलाओं की स्थिति कल, आज और कल। इस शो में हम जानेंगे कि किस प्रकार समय के साथ महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया है और आज के हालात देखते हुए आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां हो सकती हैं और उनका निवारण क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं व्यूअर्स। पहले तो हम वेलकम करना चाहेंगे हमारी शारदा दीक्षित मैम का, जिन्होंने फिर हमारे लिए टाइम निकाला। हेलो एंड वेलकम मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका और बहुत सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करते हैं गाइस। महिला आज़ादी से पहले महिलाओं की या नारी की स्थिति पर अगर हम जानना चाहें तो मैम हमें बताएंगे। तो बताइए मैम कि महिलाओं की स्थिति आज़ादी से पहले आप क्या। देखिए, महिलाओं की स्थिति अगर हम देखें तो प्राचीन काल से ही कहने को हम कहते हैं कि भाई महिलाएं अशक्त हैं, महिलाएं बिचारी हैं, महिलाएं दोयम दर्जे की नागरिक हैं। इस तरह का एक जो कंसेप्शन बन गया है पब्लिक डोमेन में, जिस तरह से विचार आता है। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से देखें, वैज्ञानिक रूप से देखें तो सभ्यता के प्रारंभ से, जब से ये आदि मानव के जीवन ने स्थायी रूप लिया, उससे पहले जब घुमंतु जीवन जीते थे, पेड़ों पर रहते थे, या पेड़ों से उतरकर जब बस्तियां नहीं, मतलब कि जब घुमक्कड़ अपना फूड संग्राहक था, जब खाना इकट्ठा करने वाला काम जब करता था इंसान, मतलब मानव, आदि मानव, तब महिलाओं की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी और महिलाएं ही कबीले की सरदार होती थी। क्योंकि एक माँ का ही परिवार होता था जो एक साथ रहता था, एक साथ घूमता था, एक साथ ही खाना इकट्ठा करता था, और उनके पिता कौन है ये जानकारी बहुत कम होती थी, और बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे जिनको कि महिलाएं एक नेता के रूप में देखती थी। लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ टाइम, जैसे ही मानव ने स्थायी जीवन रहना शुरू किया और कृषि का प्रारंभ हुआ और जो व्यक्तिगत संपदा का जब एक कंसेप्ट उभरा, जब इंसानों ने जमीन, ताकतवर मसल पावर वाले इंसानों ने जमीनों पर जो कमजोर लोग थे और जो महिलाएं थी, शारीरिक रूप से कुछ समय के लिए महिलाओं को गर्भावस्था के समय और बच्चा छोटा होता है उस समय कुछ समय के लिए अपने इसमें रहना पड़ता है। थोड़ा उसको कमजोरी, या कमजोरी तो नहीं कहेंगे, दोहरा वो उस समय नेतृत्व, दोहरा एक जिम्मेदारी निभाती है, एक माँ का रूप निभाती है। तो उस दौरान उसमें थोड़ी सी पुरुष मसल पावर के मामले में पुरुष के सामने वो थोड़ी कमजोर सिद्ध होती है। उसी का फायदा उठाकर मानव ने उसको बेड़ियों में बांधकर और एक संपदा के रूप में जब से रखना शुरू किया, तब से महिलाओं की स्थिति जो है वो बद से बदतर होती गई। विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज आज तक, कुछ आदिम समाजों को छोड़कर, जो जंगलों में, पहाड़ों में और उसमें रहते हैं, जो तथाकथित सभ्य समाज से अलग रहते हैं, उनको छोड़कर बाकी कोई धर्म, कोई सभ्यता, कोई समाज महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देता है। रही भारत की बात, आजादी से पहले जब एक तरह से हम कहें मुगल काल में, या कहें कि भाई प्राचीन भारतीय जो जिसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, उस समय भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। क्योंकि अगर हम सती प्रथा की बात करें, अगर हम बाल विवाह की बात करें, बहुपत्नीत्व की बात करें और समान अधिकार की बात करें, तो इस मामले में भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में ऐसा कोई हमें मतलब महिलाओं की दुर्गति के उदाहरण तो मिलते हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। या महिलाएं, एक दो नाम तो गिना दिए जाते हैं कि गार्गी, गायत्री, मैत्री, ये सब थे, हाँ थे, लेकिन वो हो सकता है कि उस काल के रहे होंगे। लेकिन जो हम लोगों का मध्यकाल या तथा कथित जिसको हम कहते हैं कि भाई वो प्राचीन काल था, उस दौरान भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। और उन्हीं परंपराओं के चलते जो एक तरह से कन्यावध, बहुपत्नीत्व विवाह, सती प्रथा, इसी बात का सूचक है कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की आवश्यकता
केवल सामान के रूप में रही और केवल जनरेशन को बढ़ाने के लिए उसे यूज किया जाता था। एक एक पुरुष के साथ मतलब अगर राजा महाराजाओं की बात करें, हमारी तो संस्कृति में ही कहा जाता है कि भाई कृष्ण जो है वो मतलब 1600 उनकी वो रहती थी, पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें उसमें आती है। तो खैर, तो आजादी के पहले जो आंदोलन शुरू हुए, यूरोपीय नवजागरण काल से प्रभावित होकर भारत के नवजागरण काल के मनीषियों ने जब अपने समाज की कमजोरियों और कमियों को देखा और महिलाओं की स्थिति को यूरोपियन महिलाओं की स्थिति से कंपेयर किया, तो उस समय राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने फिर विधवा पुनर्विवाह के प्रति आंदोलन छेड़ा, महिलाओं की शिक्षा के लिए स्कूल कॉलेज खोले और उसी दौरान ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी महान मनीषियों ने, महान विभूतियों ने महिलाओं की स्थिति से आहत होकर उनको एक नया जीवन देने के लिए आंदोलन शुरू आजादी से पहले किए थे। लेकिन आजादी के बाद वो आंदोलन कितने आगे बढ़े और कितने सफल हुए वो तो आप और हम देख ही रहे हैं। ओके मैम, तो आपने बताया नवजागरण काल में काफी एफर्ट्स किए गए थे अलग अलग मनीषियों द्वारा। तो उसके बाद में जब स्वतंत्रता हमने प्राप्त कर ली, तो स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में विकास लाने के लिए क्या कदम उठाए गए? अगर हम बात करें आजादी आंदोलन की, आजादी आंदोलन ही एक ऐसा पड़ाव था, ऐसा मुकाम था जहां महिलाओं ने, चाहे वो सत्याग्रह का, गांधी जी का सत्याग्रह का आंदोलन था, चाहे वो क्रांतिकारियों का, रिवोल्यूशनरीज का, दुर्गा भाभी जैसी महिलाओं का भाग लेना था, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो हमारी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड खड़ा करने का जो एक प्रयास था, और चाहे नॉर्मल महिलाओं का शिक्षा और आंदोलनों से और सामाजिक परिस्थितियों से जुड़ने का प्रश्न था, उसमें एक नई चीज आई थी और नया एक तरह से वातावरण बना था। और आजादी के आंदोलन के बाद इन महापुरुषों ने, मनीषियों ने, वैज्ञानिकों ने, सबने इस बात के लिए आवाज बुलंद करी थी कि देश की अगर आधी आबादी अपने हकों से महरूम रहेगी, वंचित रहेगी, अपने बराबरी के अधिकार के लिए खड़े नहीं हो पाएगी, तो ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उनके आप देखोगे कि सारे प्रयासों में, चाहे वो संवैधानिक प्रयास रहे, चाहे वो सामाजिक प्रयास रहे, और चाहे वो राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व देने की बात रही, ये प्रयास किया गया। संविधान में ये प्रावधान जोड़े गए क्योंकि विश्व स्तर पर जो महिला आंदोलन चल रहे थे, विश्व स्तर पर जो बराबरी के आंदोलनों से जो हक यूरोप में पैदा किए थे, चाहे वो 8 मार्च के महिला दिवस की बात रही, चाहे वो यूरोप की क्रांतियों की बात रही, चाहे वो सोवियत यूनियन के बनने के बाद महिलाओं की स्थिति में जबरदस्त बराबरी और उत्थान की बात रही, उन सब के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारत में भी संविधान निर्माताओं ने बराबरी का हक और भारतीय महिलाओं को समय समय पर संविधान में संशोधन करते हुए उत्तराधिकार का हक या दूसरे कानूनों के तहत हक दिए गए। यहाँ तक कि जब संविधान बन रहा था तब बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण हिंदू कोड बिल, जो कि 3 हिस्सों में पारित किया गया, इंक्लूड किया गया इसमें संविधान में, और जो जिसके के विरोध में बाबा साहेब को त्यागपत्र भी देना पड़ा था। तो महिलाओं को भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति तो बहुत ही एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा हिंदू कोड बिल भारतीय संविधान में डाला जिससे महिलाओं की स्थिति में निरंतर एक तरह से सुधार होने की और उनके आगे उत्थान की बात संविधान में लिख दी गई। लेकिन खाली संविधान में लिख दिए जाने से या कानून पास किए जाने से ही बात नहीं बनती है। जब तक सामाजिक परिवर्तन के द्वारा उन मूल्यों को समाज के अंदर एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, पैदा नहीं किया जाता, तब तक बल्कि इससे कॉन्ट्राडिक्शन, संघर्ष और विरोधाभास ही आता है, क्योंकि कानून एक बात कह रहा है लेकिन सामाजिक परंपराएं उसके विरुद्ध जा रही हैं। तो दोनों में टकराव होता है, दोनों में कंट्राडिक्शन होती है और दोनों में लिटिगेशन, इसके मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी आज अदालतों में जाके देखिए, संपत्ति के मामले में, बेटी को बराबर का हक देने के मामले में आज भाई बहनों के मुकदमे चल रहे हैं। पिता की संपत्ति में बराबर के हक की बात पर लोग भड़क जाते हैं। केवल कानून लागू कर देने से, बराबरी, जन्म से बराबरी का अधिकार ना देने से
पुरुष प्रधान समाज में अपनी सुविधा अनुसार ये चीजें की जाती हैं। यहाँ तक कि कोई अन्याय अत्याचार की स्थिति में, चाहे वो बहू के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, किसी भी रूप में, जब जब वो हक की आवाज उठाती है, जब जब वो अपने अस्तित्व के लिए अपने होने का एहसास कराती है, तब तब इस पुरुष समाज में कपकपी पैदा होती है और वो कहते हैं अरे आजकल ये लड़कियां, आजकल ये औरतें ऐसा करने लगी हैं, आजकल ये औरतें अदालतों तक पहुंचने लगी हैं। मतलब वो सब कुछ सहन करती रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी और हर तरह के अन्याय अत्याचार को सर झुकाकर स्वीकार कर लेती थी। तब तक वो महिलाएं इज्जत पाती थी, कहने तथाकथित इज्जत। लेकिन जब वो उस चीज के लिए सवाल उठाने लगी हैं, जब वो उस चीज को लेकर अपने अस्तित्व का एहसास दिलाने लगी हैं, तब से महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ गए हैं और तभी से महिलाओं के विरुद्ध एक तरह का वातावरण भी बन गया है। क्योंकि और महिलाएं भी इसमें शिकार है, महिलाएं भी इस मानसिकता का शिकार है। महिलाएं कोई ऐसे नहीं है कि भाई हम ये कहें कि भाई पुरुष समाज महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है या पुरुष प्रधान समाज के कारण ऐसा हो रहा है, नहीं। वो इस समाज की परंपराओं और कुरीतियों में, रूढ़ियों में बंधा हुआ समाज की प्रोडक्ट वो महिलाएं भी उसी तरह का आचरण करती हैं कि जिस तरह से उनकी गुलामी की जंजीरें और ज्यादा दृढ़ होती हैं। उनमें भी वो एक चीज आ गई है कि हम महिलाएं हैं तो हम विशेष दर्जे के तहत हमारी देखभाल की जाए, हमारे लिए गहने, कपड़े, सुख सुविधाएं जुटाना मर्द का काम है और पत्नी के रूप में है तो सब कुछ वही करेगा। या अगर हमारे हक अधिकार यही है कि अपने कर्तव्य वो भूल जा रही है, या वो अपने आप को एक सच्चे इंसान के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए जो मूल्यबोध उनके अंदर होना चाहिए, उसको किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं इस शोषक समाज में, क्योंकि जब तक महिलाओं का मूल्यबोध और महिलाओं का आचरण और महिलाओं का जो चिंतन है वो निम्न दर्जे का रहेगा, वो तभी तक दबाई जा सकती है, कुचली जा सकती है और दबाकर रखी जा सकती है जब वो शिक्षित होकर सही शिक्षा के साथ, सही जीवन मूल्यों के साथ, समानता के आधार पर इंसानियत के मूल्यबोध को लेकर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होंगी, तभी ये शोषण का दौर रुक सकेगा और तभी वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकती हैं। वरना आज क्या हो रहा है, आज महिलाओं को कमजोर बनाने के उपाय किए जा रहे हैं, उसे उपभोग का सामान बनाकर सामान बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके शरीर को सामान के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां लेकर उनके माध्यम से, चाहे वो सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो किसी और चीज का हो, पुरुषों के सामान का हो, चाहे महिलाओं के सामान का हो, चाहे किसी और चीज का हो, उनके शरीर का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी उसके लिए सहर्ष तैयार होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो मूल्यबोध है ही नहीं कि हम इंसान हैं, हम सामान नहीं हैं, हम तुम्हारी गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारे लिए इस्तेमाल होने वाली वस्तु नहीं है। हम इस समाज में बराबरी के हक के साथ, इस समाज में, एक स्वतंत्र समाज में हम एक इंसान का दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहेंगी, चाहे उसके लिए कष्ट उठाने पड़े। अब वो कष्टों से भागकर सुविधाजनक जीवन जीने के मोह में वो गलत चीजों के साथ, गलत परिस्थितियों के साथ समझौता करने को तैयार हो जाती है। तो इसीलिए महिलाओं की स्थिति आजादी के बाद ऊंचाई छूने की बजाय कई मामलों में हम कह सकते हैं कि भाई आजकल बेटियां जो है पढ़ाई के लिए बाहर निकल रही हैं, आजकल बेटियां जो है नौकरियां कर रही हैं, आजकल महिलाएं जो हैं वो बिजनेस संभाल रही हैं, लेकिन वो कितना संघर्ष कर रही हैं, वो किस तरीके से उन चीजों को घर और परिवार और कार्य क्षेत्र को समायोजित करके चल रही हैं। जो नहीं कर पा रही हैं वो घर बिगड़ते हैं, जो कर पा रही हैं वो संघर्ष में पड़ी हुई हैं, संघर्ष में चल रही हैं। तो इस तरह से ये समाज स्वतंत्रता के बाद भी कोई बहुत ज्यादा महिलाओं की परिस्थिति में सुधार नहीं आया। मैम, ये तो आपने बताया कि आज़ादी से पहले क्या स्थिति थी और आज़ादी के बाद भी, और कुछ महिलाओं का आपने जैसे बताया, और ये बिल्कुल ठीक भी है कि वो अब पता नहीं कि मतलब वो सोचती हैं कि ये रास्ता ज़्यादा आसान है, पति के पीछे पीछे चलना एंड ऑल, तो वो समझौते करती हैं। एंड और जैसा कि ये भी आपने बताया कि मतलब कुछ महिलाएं हैं जो हिम्मत करके बिजनेस संभाल रही हैं, नौकरी कर रही हैं, और लेकिन वो भी एक स्ट्रगलिंग लाइफ वो जी रही हैं। ठीक है, तो ये सब पर आपने प्रकाश डाला।
तो अब हम आज की बात करते हैं। आज वर्तमान में महिलाओं के सम्मान को देखा जाए तो उनके सम्मान पर प्रश्न उठाने वाली कई घटनाएं सामने आई हैं, जैसे कि मणिपुर की घटना, साक्षी मलिक जी के साथ जो हुआ उसकी घटना, और हाल ही में गवर्नमेंट बुराड़ी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक घटना सामने आई थी। तो उनके हिसाब से देखा जाए तो हालात बद से बदतर ही प्रतीत होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाल ही के वर्षों में जो स्थिति बदली है, देखिए आजादी के बाद जो सत्तारूढ़ दल थे, ये तो बात पक्की है कि भाई सत्ता में बैठे हुए लोगों के अंदर जो अहंकार पैदा हो जाता है और समाज का जो मूल्यबोध है, समाज का मूल्यबोध है कि महिलाएं कमतर हैं और दोयम दर्जे की नागरिक हैं, इनके साथ जो भी हम करेंगे तो वो हमें हक है, पुरुष होने के नाते हमें इस बात का हक है कि हम वट एवर वी कैन डू वी कैन गेट अवे विद द फेवर, क्योंकि पुलिस भी उसी मानसिकता के तहत काम करती है, न्यायालय भी उसी मानसिकता के तहत काम करते हैं। आप कहीं चले जाइए, समाज में पंचायत बैठेगी तो वो भी उसी मानसिकता के तहत, तो न्याय मिलने की उम्मीद तो बहुत कम होती है। लेकिन हाल के वो एक 1947 से लेकर, और अगर हम अभी 2010-12 तक की बात करें तो आपने एक निर्भया वाला कांड सुना होगा, देखा होगा कि पूरे विश्व को दहला दिया था उस कांड ने। लेकिन एक अकेली निर्भया के कांड का इतना भयंकर प्रचार हुआ और इतना उसका जो है उद्वेलित हुआ समाज की कोई ना कोई निर्णय लिया गया। वर्मा कमीशन बैठा, वर्मा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसने कुछ सिफारिशें दी, और 2012 के बाद उसके जो अपराधी थे निर्भया कांड के, उनको सजा भी हुई 2019 में, लेकिन एक लंबे प्रोसेस के बाद। लेकिन क्या ये एक बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक बात नहीं है कि निर्भया के बाद इतना जो कोहराम मचा था, उसके बाद घटनाओं में कमी आने की बजाय और बढ़ोतरी हुई है। हाँ जी। क्योंकि 2012 के बाद जो उसके बाद क्रमशः सरकार बदली, उस सरकार की जो एक मानसिकता है, उस सरकार का जो एक पूरा का पूरा एक तरह से आधार है, वो उनकी सोच का आधार मनुस्मृति और असमानता पर ही आधारित है। उनके लिए महिलाएं जिस तरह से हिटलर सोचा करता था कि महिलाओं का काम अच्छे बच्चे पैदा करना है और उनका पालन पोषण करना है, उनको अच्छे वीर बनाना है देश की रक्षा के लिए, उसी तरह की मानसिकता आज के जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसकी है। और इसीलिए महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बेतहाशा वृद्धि 2014 के बाद देखने में आती है। पहले भी कोई कम नहीं थे, लेकिन अब अगर देखें तो कई मतलब सैकड़ों गुना वृद्धि हुई है। कैसे हुई है अब? और जो वृद्धि केवल अपराधों में ही नहीं हुई है, एक ये आंकड़ा इसका जो ये है क्राइम ब्यूरो का, नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो एक आया है, जो डेटा आया है, उसमें बताया गया है कि 79 से लेके 80% तक महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में वही लोग लिप्त होते हैं जो या तो सत्तारूढ़ दल के कोई मंत्री हैं, कोई विधायक हैं, कोई पार्षद हैं, या कोई उनके कर्मचारी हैं, या कोई वर्कर हैं, या उनके संरक्षण में पलने वाले गुंडे हैं, या उनके सहयोगी हैं, या वो अपराध करने के बाद उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सत्तारूढ़ दल के साथ जा बैठते हैं। तो इस तरह से हमें ये दिखाई देता है कि निर्भया कांड के बाद होने वाले कांडों में अगर हम छोटे मतलब कुछ चुने हुए केस जिनको की मीडिया कवरेज मिला, क्योंकि मीडिया भी अब पूरा गोदी मीडिया हो गया है और उस पर कोई जाना नहीं जा सकता कि निर्भया की तरह जो निर्भया कांड के समय जो समाज को द्वेलित करने का काम, लाइव टेलीकास्ट करने का काम, जो प्रदर्शन हुआ करते थे, जो रायसीना हिल तक लोग भीड़ पहुंच गई थी, वो दिखाया जा रहा था टीवी पे। आज वो मीडिया टोटली अपोजिट हो गया है। आज ये हो गया है कि कोई अगर बलात्कारी है, कोई अगर मान लो हत्यारा है, तो उसे बचाने में मीडिया रिपोर्टिंग करता है, और जिसके साथ अपराध हुआ है, जो पीड़ित है, जो पीड़िता है, उसको अपराधी साबित करने की पूरी ताकत
रूलिंग डिस्पेंसेशन भी लगा देता है और पूरी ताकत मीडिया भी लगा रहा है। मतलब अपराधी को अपराध मुक्त करने में और जो पीड़िता है उसे पीड़ित मतलब अपराधी बनाने में। अब देखिए आसिफा एक केस हुआ जम्मू में आसिफा एक 8-9 साल की बच्ची के साथ मंदिर के पुजारी और उसके जो उसके साथ रेप हुआ और फिर उसको मर्डर करके दबा दिया गया। और उन हत्यारों की और रेपिस्टों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला गया जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर ये हुआ। उसके बाद उन्नाव रेप केस देख लीजिए, कुलदीप सेंगर जो कि बीजेपी का विधायक था, उसने उस बच्ची ने 16 साल की वो लड़की थी, उसके लगभग पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया, उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जब उस लड़की ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया तब वो चीज सरकार के नोटिस में आई, अदरवाइज वो बिल्कुल दबा दिया जाता था। और उसके बाद उसके भाई, उसके बाप और उसके वकील की हत्या कर दी गई। और अभी बड़े सालों बाद जब वो जेल पहुंचा, बड़े संघर्ष के बाद, तो चुनावी राजनीति में उसका जेल में बैठे भी दखल था। इसीलिए साक्षी महाराज उसको धन्यवाद देने के लिए यूपी चुनाव के बाद जेल में जाते हैं कि कुलदीप सेंगर जी आपने बीजेपी को जिताया, हमारी पार्टी को जिताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज साबित करती है कि भाई बिना सत्ता के संरक्षण के महिलाओं के प्रति अपराध नहीं हो सकते थे, और होते इतने नहीं होते थे। फिर क्या था, अभी हाथरस की घटना आपने देखी। हाथरस में एक दलित बेटी को मतलब दरिंदों ने खेत में उसके साथ बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या कर दी। फिर उसे जब जो थोड़ी बहुत सांस बची थी उसे हॉस्पिटल में ठीक से इलाज नहीं होने दिया, और फिर जब वो उसकी बिल्कुल जान निकल गई, मर गई, तब पुलिस ने लाकर रात के अंधेरे में पेट्रोल छिड़क कर, माँ बाप की मर्जी के बिना कोई रात में दाह संस्कार कभी नहीं होता है। यूपी में हाथरस की ऐसी घटना हुई। इसी तरह से आप देखते हैं कि दिल्ली कैंट में उसमें तो वैसे तो इन सारी घटनाओं में ही हम महिला संगठनों ने बहुत ज्यादा मतलब कोशिश करी कि भाई इसको हम जन मुद्दा बनाएं, लेकिन जनता तो सोई पड़ी है। अभी इसमें दिल्ली कैंट में एक 8 साल की गुड़िया वो शमशान घाट में पानी लेने गई और वहां पर उसको रेप करके और मार दिया गया, और फिर एक जलती हुई चिता शमशान घाट में उसको वहां जला दिया गया। तो इस घटना को लेकर भी हम लोगों ने वहां पर लगातार रोड जाम किया, लगातार उल्टा उसके माँ बाप को ही उठाकर जेल में डाल दिया कि तुमने ही अपनी बेटी को मारा है, या तुमने मतलब तुम ही दोषी हो। तुम ये कह दो कि भाई कूलर में करंट लग के मर गई, कूलर में पानी भरने आई थी लड़की शमशान घाट में। तो वो तो हम लोगों ने जाके वहां पे धरना वरना दिया और 15 दिन तक रोड जाम किया, तब जाके वो दरिंदे पकड़े गए, लेकिन अभी तक न्याय नहीं हुआ है, ना तो हाथरस के मामले में ना इस मामले में। उसके बाद अंकिता भंडारी जो इसमें उत्तराखंड में बीजेपी के ही सांसद का बेटा, मंत्री का बेटा, जो एक रिजॉर्ट चलाता था, उसमें उसको गलत काम करने के लिए विवश कर रहा था, तो उसने मना किया, उसकी हत्या करके नदी में बहा दिया। और वो मतलब आज तक भी उसको लड़की को न्याय नहीं मिला है। इसी तरह से किरण नेगी एक लड़की छावला की, उसके साथ भी निर्भया जैसा ही जघन्य कांड हुआ, लेकिन उसकी चर्चा मीडिया में नहीं है, और हत्यारों को सजा नहीं है अभी तक। नहीं, ये तो वो मुट्ठी भर मामले हैं जो नोटिस में आते हैं। अभी आप देखिए मणिपुर में क्या हुआ है। मणिपुर में किस तरीके से वो अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए आदिवासी महिलाएं जब अपने आराम से शांति से केवल अपना प्रदर्शन कर रही थी, तब सत्ता द्वारा संरक्षित और सत्ता द्वारा प्रेरित भीड़ ने उनको किस तरीके से नंगा करके उनके जनांगों के साथ किस तरीके से मतलब छेड़छाड़ करते हुए पूरा वीडियो पूरे विश्व में शर्मनाक तरीके से वायरल हुआ, जो कि मतलब देखकर आंसू आ जाते हैं कि ये समाज जानवरों से भी बदतर क्यों हो गया है। और आज तक कहीं पर भी उस चीज के लिए सरकार न जिम्मेदारी ले रही है, ना सरकार गुनहगारों को पकड़ने के लिए कोई उपाय कर रही है। उल्टा उस तरह की हजारों घटनाएं उस एरिया में हो रही हैं, लेकिन वो क्योंकि इंटरनेट बंद है, कोई तरीका नहीं जिससे उन्हें पता लगाया जा सके। ऐसे इंटरनेट हर रोज बंद कर दिया जाता है। J&K में पता नहीं कितनी बेटियों के साथ कितने सारे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, नोटिस में नहीं आते हैं। कितने तरह की, अभी जैसे एक घटना यहाँ पर हुई थी दिल्ली में, शाहबाद डेयरी में। शाहबाद डेयरी में उस लड़की को सामने
चाकुओं से गोद दिया एक लड़के ने, और पूरा समाज तमाशा देखता रहा। इसी तरह से वो जो लड़की एक श्रद्धा, उसको काट के उसमें डाल दिया फ्रिज में। तो कितने केस गिनाए, कितने मतलब गुनहगारों की तो अंबार लगा हुआ है। और देखिए सबसे घृणित, क्यों नहीं गुनहगारों की हिम्मत बढ़ेगी। बिल्किस बानो जो गुजरात दंगों में अपने पूरे परिवार का कत्ल उसने अपनी आंखों से होते उन 11 दरिंदों को करते हुए देखा। उसकी माँ का, उसकी बहन का, उसका खुद का जो कि गर्भवती थी, बलात्कार करते उसके सामने हुआ, ये सब उसके साथ हुआ। और उसे मरा समझकर जब वो छोड़कर चले गए थे तो जैसे तैसे जान उसकी बची रह गई, और आदिवासियों ने उसको पहुंचा दिया पुलिस स्टेशन तक। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, महिला संगठनों ने और किन्हीं ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इंटरफेयर करके उसका केस दर्ज कराया। 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद उनको 20 साल सजा हुई, उम्र कैद हुई उन 11 दरिंदों को। लेकिन ठीक 15 अगस्त के दिन जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है, उसी दिन उन दरिंदों को छोड़ दिया जाता है। और क्योंकि गुजरात में चुनाव थे, उनको माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, तिलक लगाकर, आरती उतारकर समाज में प्रतिष्ठित किया जाता है। और उनकी रिश्तेदारों को, उनकी बेटियों को चुनाव का टिकट दिया जाता है और वो चुनाव प्रचार करते हैं। उन 20 साल की लड़ाई से जो कैद जेल में पहुंचाए गए थे अपराधी, उनको सरकार को बाहर निकालने में 20 मिनट भी नहीं लगे। तो ऐसी स्थिति में बताइए कैसे इस देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी। ये तो बात है कि ये वो लोग थे जो कि जिनका की कहीं कोई ठिकाना पता नहीं था, लेकिन देश का सम्मान, देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने वाली साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जैसे जो उनका समर्थन कर रहे थे, इन लोगों को भी, बबीता फोगाट और कितनी और ऐसी बेटियां जो देश का सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिलाई हैं, उन बेटियों को जब उन्होंने सत्ता में बैठे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 बार धरना दिया जंतर मंतर पे, ठीक जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था नई बिल्डिंग का, उस दिन संसद मार्ग पर उन बेटियों को घसीटा गया, उनके परिवार समेत, हम महिला संगठनों के समेत हमें घसीट कर उसी संसद मार्ग पर जहां 50 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 250 मीटर की दूरी पर संसद सदन का उद्घाटन हो रहा है, जहां कुल ये जो ब्रजभूषण शरण उनके बगल में खड़ा हुआ है, ठहाके लगा रहा है, वो दरिंदा जो अपराधी है मासूम बेटियों के साथ यौन शोषण का, जो अपराधी है नाबालिग लड़की के साथ गलत गंदी हरकतें करने का, जो अपराधी है पूरे सबूतों के साथ, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, और उसके बावजूद भी अपराधी बेटियों को साबित करने की कोशिश की गई, उनको घसीटा गया और जेलों में डाला गया। लेकिन कुलभूषण पर कोई आंच नहीं आई। इवन वो अभी हाल ही में हुए चुनावों में, कुश्ती फेडरेशन के चुनाव में 15-20 मालाएं पहनकर इतरा रहा था कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। और उसी के सहयोगी को उसने कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवाया। लेकिन उन बेटियों के आंसुओं की मार और उनके जो उन्होंने जो प्रण लिया, उन्होंने जो कहा कि अब हम कुश्ती के मैट पर नहीं जाएंगे साक्षी मलिक जैसी बेटियों ने, तब शर्म से डूब मरने की स्थिति में और आने वाले संसद के चुनावों से भय खाकर इस सरकार ने ब्रजभूषण शरण सिंह को टाइम बीइंग के लिए कहा है कि तुम जो हो इससे संन्यास ले लो कुश्ती फेडरेशन से। और उस वो जो अभी चुनाव होकर फेडरेशन बनी है उसको केवल सस्पेंड किया, भंग नहीं किया। उसको ये नहीं कहा कि दोबारा चुनाव होकर नई फेडरेशन बनेगी, उसको कुछ समय के लिए कह दिया कि भाई हमने वो भंग वो कर दी, सस्पेंड कर दी। ये सब बातें क्या साबित करती हैं? इनके लिए ना बेटियों की इज्जत है, ना देश के सम्मान की इज्जत है। बजरंग पुनिया जो अपनी जो वो था, उसका सम्मान था जो उसको मिला था, पद्मश्री सम्मान को लेकर प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़ा है। प्रधानमंत्री जी के पास मिलने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। वो मंदिरों के उद्घाटन करने में बहुत बिजी है, वो सन्यासी बनकर माला जपने में बहुत बिजी है, वो भाषणों में और उद्घाटन करने में, रिबन काटने में।
अपने अपने बच्चों के आत्मसम्मान पर जब चोट पड़ रही है, जब वो भारत रत्न, भारत पद्मश्री जैसे अवार्ड को सड़क पर रख रहे हैं और आंसुओं से भिगो रहे हैं उस जमीन को, तब वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। वही बेटियां जिनको ये सर पे हाथ रख के कह रहे थे कि ये बच्चियां मेरे परिवार की हैं, उन्हीं बच्चियों को रोते हुए जब ये कहना पड़ा कि हम संन्यास ले रहे हैं, तब इनको बुलाकर प्यार करने का टाइम नहीं था उनको। तो ये व्यवस्था अभी जैसे हाल ही में देखिए ना, दिल्ली के बुराड़ी में, दिल्ली देश की राजधानी है, बुराड़ी में एक सरकारी हॉस्पिटल में क्या मामला सामने आया है, महिलाओं के जो 4th क्लास कर्मचारी हैं बेचारी, जो मरीजों के पखाने साफ करती हैं, लैट्रिन बेड पे लैट्रिन और वो धोती हैं, उन महिलाओं के साथ ठेकेदार क्या सौदे कर रहा है कि तुम मेरे पास आओ, आधी तो उनको 15,000 की बजाय 7-8 हजार तो तनख्वाह दे रहा है, और उसके बाद कह रहा है कि जिसको मैं सिलेक्ट करूंगा, जैसे आशाराम बापू करता था कि जिस पर वो राम रहीम करता था कि जिस पर मैं लाइट डालूंगा वही मेरे पास तुम लेकर आना, इसी तरह से ये गंदे लोग वहां पर ठेकेदार के आदमी उन लड़कियों को, उन बेचारी मजबूर महिलाओं को जो अपने बच्चों को इस महंगाई बेरोजगारी के जमाने में रोटी जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, उन महिलाओं के साथ सौदे कर रहे हैं, और ये शासन प्रशासन सब चुपचाप बैठा देख रहा है, क्योंकि ठेकेदारी की प्रथा ने वैसे ही लोगों के रोजगार छीन लिए हैं, वैसे ही शोषण कर रहे हैं, आदमियों का भी कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के साथ तो शारीरिक शोषण भी जुड़ जाता है कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो ये जो घटनाएं हैं, ये तो छुटपुट जो नोटिस में आती हैं, उन महिलाओं ने हिम्मत कर ली, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने हिम्मत कर ली, तो ये विश्व में बन गई बात, मुद्दा उठा, वरना तो पता नहीं सैकड़ों बेटियां बर्बाद हुई है। इसी तरह से हजारों क्या लाखों ठेकेदारों के चुंगल में फंसकर ये बेटियां जो है अपना शारीरिक शोषण करा रही हैं। इसी तरह से कितनी अंकिता भंडारी जैसी नदियों में बहाई दी जा रही हैं। तो ये जो वर्तमान सरकार है, ये आज बेटियों की भक्षक है, रक्षक बिल्कुल नहीं। मैम, आपने हमें बताया पूरा महिलाओं की स्थिति के बारे में, और सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि सोच के भी डर लगता है, अंदर से दहशत पैदा होती है। तो अगर हम सोचें तो इस लिहाज से आगे आने वाले समय में इसमें सुधार के लिए कुछ आपको लगता है कि कोई उम्मीद है या कुछ किया जा सकता है? हाँ, देखिए, समय परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है, ओनली चेंज इज कांस्टेंट। एक परिवर्तन ही स्थायी है, ये तो विश्व का नियम है, मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये अपने आप परिवर्तन नहीं हो जाता है। उस परिवर्तन के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, उस परिवर्तन के लिए संघर्ष का आगाज करना पड़ता है, उस परिवर्तन के लिए समाज को झकझोरना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। ये जो समाज एक जानवर की स्थिति में पहुंच गया है कि सुबह उठे, नौकरी पर गए, कमाई करी, शाम को आए, खाए और सो गए, और उसी जानवर की परिस्थिति में आज इस समाज की ये दशा हो रही है कि यहाँ ना किसी महिला की इज्जत बची है, पुरुषों की भी इज्जत नहीं बची है। पुरुष भी भय के साए में जी रहे हैं, महिलाएं भी भय के साए में जी रही हैं। मुट्ठी भर जिनके पास संपदा का अंबार लगा है, और जो उस संपदा के सेवक हैं, जो उनके मैनेजर हैं, और जो उन मैनेजरों के तलवे चाटने वाला एक वर्ग है, और जो पंडे पुजारी, जो लोग इनकी सेवा में वोट बटोरने का काम करते हैं, राम रहीम जैसे गुंडे और आवारा लोग, जो कहने को साधु संत का चोगा पहने हुए हैं, वो गुंडे बदमाश लोग, आशाराम जैसे बदमाश लोग, गुंडे आवारा बेटियों का शोषण करने वाले लोग, ब्रजभूषण जैसे लोग, कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ये लोग अगर हैं तो ये 139 करोड़ जनता क्या कर रही है? ये लोग अगर बिना किसी सजा के हैं, जो बिल्किस बानो के अपराधी जो बिना सजा के बाहर चुट्टे सांड घूम रहे हैं, तो क्या अपराधों पे रोक लगेगी? नहीं लगेगी। बजरंग पूनिया जैसे लोग आएंगे सामने, तब अपराधों पर रोक लगेगी कि वो अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए जब अपने सम्मान त्याग रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए ऐसा पद्मश्री का सम्मान। जब हर पुरुष अपनी खुद की इज्जत के लिए, अपनी महिलाओं की इज्जत के लिए संपूर्ण समाज को संघर्ष के लिए तैयार करेगा, खड़ा होगा, आंदोलनरत रहेगा,
तभी किसी की इज्जत सुरक्षित रह सकती है। बिना पुरुषों के सहयोग के आजकल एक नई बीमारी चली है। जब भी हम महिला इमेंसिपेशन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो पुरुष भाई घबरा जाते हैं। उनको लगता है अरे ये तो महिला आंदोलन, अरे ये तो हमारे खिलाफ है। नहीं भाई, ये आंदोलन हम सबका है। कोई भी महिला जब तक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाएगी, सशक्त नहीं होगी, तब तक वो घर परिवार, उस परिवार का पुरुष सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता। वो पुरुष भी कमजोर रहेगा जब तक कि महिला को सम्मान नहीं मिलेगा। तो यही समाज की बात है। जब तक कि पुरुष और महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर समाज में मूल्यबोध स्थापित करने के लिए, इंसानियत को खड़ा करने के लिए और ऐसे दरिंदों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, इस व्यवस्था के ये पैरासाइट हैं, शोषक वर्ग के जो ये दरिंदे हैं, इनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा। इनसे मानवता को बचाना पड़ेगा। इनसे अपनी बहू, बेटी, बहन, पोते पोतियों को बचाना पड़ेगा, वरना ये दरिंदे जीने लायक समाज नहीं छोड़ेंगे। आज जरूरत है ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन जैसे संगठनों के साथ जुड़कर, एकजुट होकर सभी महिलाओं को अपने हक की आवाज, अपने अस्तित्व की आवाज, अपने इंसान होने की आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। और हर भाई, बाप, बेटे और हर पति को खड़ा होना पड़ेगा इस मुहिम में। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज को, सड़े गले जीवन मूल्यों को और इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में। तभी बच्चे भी सुरक्षित रह सकते हैं, पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकते हैं, और तभी बेटियां, बहन और महिलाएं सम्मानित जीवन जी सकती हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि इस चुनावी की राजनीति के जरिए हम सत्ता में जाकर, नहीं, तुम सत्ता में जाओगे, तुम्हें भी उन दरिंदों के चुंगल के चक्रव्यूह में फंसकर ही काम करना पड़ेगा। सांस भी नहीं ले सकते हैं। 1% जिनके हाथ में, पूरे देश के 1% लोगों के हाथ में 99% संपदा जो कैद हो गई है, उस कैद से संपदा को छुड़ाए बिना, उस कैद से हमारे मान, सम्मान, अपमान सब कुछ उनकी मुट्ठी में कैद है। वो आज ठेकेदार बन गए हैं। कौन कैसे जिएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरह का उसका जीवन रहेगा, कितने मंदिर बनेंगे, कितने गौशालाएं बनेंगी, कितने मस्जिद बनेंगे, कहाँ किस धर्म का क्या चलेगा, ये सब डिसाइड करने का हक उन दरिंदों ने अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। जो कि एक जनता की खुद के जीवन की एक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, डेमोक्रेसी का अधिकार, सब कुछ जो सदियों के संघर्ष के बाद लड़कर जीता था, आज उस अधिकार को इन्होंने कैद कर दिया है तिजोरी में। उस तिजोरी को तोड़कर उस कैद से बाहर उन जीवन मूल्यों को निकालने की जरूरत है। और बिना इस व्यवस्था को धराशायी किए, बिना इस व्यवस्था पर चोट करे कोई उम्मीद नहीं है। और हम ये सबसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने आराम परस्त जीवन से बाहर निकलिए, क्योंकि जो सड़क पर बेचारे पड़े हुए भिखारी लोग हैं वो नहीं लड़ सकते। उनको लड़ने के लिए तैयार करने की, जो 80 करोड़ लोगों को ये भिखारी बना दिए हैं ना, जो ये फ्री राशन, फ्री बिजली, फ्री पानी, वो फ्री नहीं चाहिए हमें। हमें हमारे हक चाहिए, हमें अपना सम्मान चाहिए, हमें अपने मेहनत का पूरा परिणाम चाहिए, पूरा उसका ये भुगतान चाहिए। तुम हमें सौदे करोगे हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ, तुम उन्हें मारकर नदियों में बहा दोगे, तुम उन्हें रात में जिंदा जला दोगे, तुम उन्हें उनके हत्यारों को मालाएं पहनाओगे, और फिर हमसे कहोगे कि तुम देशद्रोही हो, तुम जो हो आंदोलन का जीवी हो। हाँ, हम आंदोलन जीवी हैं। मानवता को जिंदा रखने के लिए आंदोलन के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। तुम कहते हो चुनाव, हम कहते हैं आंदोलन। जनता को आंदोलन की सच्चाई समझनी, आंदोलन की ताकत को समझना है, और आंदोलन के जरिए ही इस शोषण मूलक व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है। यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, और इसी को मैं आगे बढ़ाने की बात करूंगी। ओके, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें महिलाओं की स्थिति कल, आज और कल की हमारी इस चर्चा में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी, और बहुत ज़्यादा आपने हमें डिटेल में बताया कि आज ये जो स्थिति है ये क्यों है और इसका निवारण हम किस प्रकार से कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। और हम फिर आते रहेंगे अपने अगले वीडियोस में, अपने अगले एपिसोड्स में कुछ और नए समसामयिक विषयों पर चर्चा लेकर। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।